वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। जय हिंद मेरे दोस्तों। और अब बेटा अपन बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। हमारा वेक्टर का वन शॉट अपलोड हो गया, 3D का वन शॉट अपलोड हो गया। अब अपन प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी की बहुत डिमांड आ रही थी मेरे पास कि सर ये किसी भी टीचर से ढंग से समझ में नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा सर दूसरे टीचर्स के वीडियो देखने में या दूसरे टीचर्स से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने में। तो मेरा भाइयों, मेरा आपसे बहुत ही अच्छा प्रॉमिस है ये कि मैं इस चैप्टर को इतने बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि आप सबको भूल जाएंगे। आप उसके बाद सिर्फ मेरे नाम की माला जपेंगे। इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपन कौन कौन सा कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूंगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है सब आपको समझा दूंगा, अभी धड़ाधड़ आपको सारी बातें समझ में आएगी। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट पे आएगा। एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पे आएगा। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पे आएगा हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे। एक क्वेश्चन आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। हमारे पास ये चेक करने के लिए आएगा कि कोई भी इवेंट जो हमको दिया है ना वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। चेक वेदर द गिवन इवेंट इज इंडिपेंडेंट और नॉट। ये चेक करने के लिए आएगा कि चेक करके बताओ कि जो भी इवेंट आपको दिया है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या डिपेंडेंट है। एक तो ये कहानी आएगी कि आपको चेक करना है कि इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। और एक इस चैप्टर की जो सबसे बड़ी बैकबोन वो है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के बारे में हमारी बात चलेगी मेरे बच्चों। तो इन चार टॉपिक पे मैं बात करूंगा और इन चार टॉपिक से ही आपके सिलेबस में सारी कहानी दे रखी है बच्चों, और आपके एग्जाम में भी इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद इनके बारे में एक एक करके चलते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मेरे भाइयों कुछ नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी आसान चीज है कि आपको अभी तक जब आप 11th क्लास में पढ़ते थे तो वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी में आपने कभी ये नाम नहीं सुना, तो बच्चा सोचता है कि यार ये प्रोबेबिलिटी में नई चीज क्या है। कुछ नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आपको ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि भैया ये तो हो चुका है, अब इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। अभी देखना मैं आपको एग्जांपल लेके दूंगा ना तो आपको मजा आ जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, मैं कोई कंडीशन लेके आता हूं। मैं क्या कहता हूं कि ये इवेंट तो हो चुका है, एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी। अब अगर बी हो चुका है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। इस तरीके की मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कहानी सिखा देता हूँ। जैसे आपके पास मेरे भाइयों एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात। मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इवेंट बी हो चुका है तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो पहले तो उसको डिनोट करने का तरीका सीखिए। प्रोबेबिलिटी देखिए बी हो चुका है और किसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए के होने की। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। तो आप क्या याद रखेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में ये हो चुका है और जो न्यूमरेटर में है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में पता है किसकी प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। इस बारे में आप हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे चैप्टर का क्या, अगर हमें कभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारे पास यहाँ पे दो इवेंट रहेंगे, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है बेटा, हमसे कहा जा रहा है कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो कब, जब बी हो चुका है। तो इसको बोलते हैं पी ए गिवन बी। ये रीड करने का तरीका होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और अपॉन में हमेशा वो आएगा जो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे क्या दिख रहा है बी, तो यहाँ पे भी बी आएगा। अगर मान लो इस तरीके से कहानी कही होती कि भैया बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो कब, जब ए हो चुका है, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया न्यूमरेटर में तो आप ए इंटरसेक्शन बी बोलो चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात तो एक ही। तो आप यूं बोलेंगे कि बी इंटरसेक्शन है, ऐसा बोलो चाहे वैसा बोलो, बात एक ही है। और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, अपॉन में आपकी बार आ जाएगा पी ए के होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हुआ। सबसे पहले फॉर्मूले पे फोकस करना, इसी फॉर्मूले पे कहानी घूमेगी। फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो आपको पूरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है ना और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही याद है तो भी दिक्कत आएगी। तो फॉर्मूला तो मैंने सिखा दिया, अब कॉन्सेप्ट कैसे मैं आपको क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं मेरे भाइयों, कोई कंडीशन गिवन होगी और वो कंडीशन कैसी कि आपको दे रखा होगा कि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो आप किसी दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो पहले तो एक नॉर्मल वो क्वेश्चन जो अगर आपकी जिंदगी में आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आपको हमने बोला इफ पी ए इक्वल टू 7/13, पी ए मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी, पी बी
बी के होने की प्रोबेबिलिटी ये मैंने आपको दी है बच्चों 9/13, और मैंने दोनों का इंटरसेक्शन आपको दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो मैंने आपको दिया बच्चों कितना, वो दिया 4/13। आप बच्चों को निकालना है, फाइंड करना है, इवेल्युएट क्या, पी ए गिवन बी। आपको ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी जब बी ऑलरेडी हो चुका हो, पी ए गिवन बी आपको निकालना है मेरे दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी, जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी, पी बी, कहानी खत्म। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी बच्चों, 4/13, लिखो 4/13 डिवाइडेड बाय, ये बड़ा सा डिवाइडेड बाय, बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 9/13, लिखो 9/13। बेटा 13 से 13 की जिंदगी खराब, और आंसर आ गया, ऊपर 4 है नीचे 9 है, 4/9। एक तो इस तरीके का बहुत आसान सा सवाल अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे, ये तो सीधा क्या था, ये सारी चीजें दे रखी थी और निकालना था, पर ये इसलिए सिखाया मैंने बच्चों आपको क्योंकि फॉर्मूला लर्न करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब आ जाओ आप बेटा, अब क्वेश्चन है मेरा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, 2 children. A family has 2 children. What is the probability? What is the probability that both the children are boys? देखो आज आपको बहुत गजब की बात बताऊंगा। What is the probability? शॉर्ट में लिख रहा हूं, what is the probability that, और ये पूरी बात क्यों लिख रहा हूं उसका लॉजिक अभी आपको बताऊंगा, सस्पेंस ओपन करूंगा। That both the children are boys given that। कैसे पता लगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इससे पता लगा। गिवन that मतलब मैं आपको कोई कंडीशन दे रहा हूं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाऊं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाऊं कि बेस थ्योरम लगाऊं कि क्या करूं। कुछ नहीं है, बेस थ्योरम तो ऐसे सिखाऊंगा मैं आपको, मजे ही मजे हो जाएंगे। गिवन that, जैसे ये बात आ जाए ना कि मैं आपको कुछ कंडीशन दे रहा हूं, तो सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। What is the probability that both the children are boys given that? क्या given that? At least one of them is a boy. At least one of them is a boy. ये अब आपको मजा आएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में तो हमारे पास कहानी क्या थी कि मैंने आपको ए बी ऑलरेडी दे रखे थे, पी ए पी बी सारी कहानी चला के दे रखी थी। अब यहाँ तो पता ही नहीं कि कौन सा इवेंट ए है कौन सा इवेंट बी है। तो इसकी सबसे प्यारी ट्रिक होती है, मैंने 2 लाइनों में इसको इसलिए लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ये निकालना है ना, इसको तो मानूंगा इवेंट ए, और गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, जो मुझे दे रखा होता है उसको मैं मानता हूं इवेंट बी। मुझे लगता है सबको पूरी बात एक ही बार में समझ में आ गई होगी। जो निकालना है, मतलब जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो तो इवेंट ए। तो इवेंट ए क्या हो गया, इवेंट ए हो गया बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट को बोलूंगा ए, और जो दे रखा है उसको बोलूंगा मैं इवेंट बी। तो दे क्या रखा है मेरे भाइयों, दे रखा है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ये हो गया इवेंट बी। तो पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन इवेंट ए कौन इवेंट बी है। जैसे पिछली बार तो ए और बी मैंने दे रखे थे, पी ए पी बी सब चल रहा था, काम मजे ही मजे हो रहे थे। यहाँ पे क्या खुद को करना पड़ता है। और कैसे पता लगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इस कंडीशन से कोई पूछा जा रहा है और साथ में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई कंडीशन दे रखी है, इसलिए पता लगा। बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे यहाँ पे निकालना है क्या, जब मुझे बी दे रखा हो और ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, क्योंकि मुझे दे रखा है गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो मुझे ये निकालना है ए गिवन बी। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये भी लेटेस्ट हमने लिखा था, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में क्या, जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी पी बी। फॉर्मूला तो यही लगेगा। कहानी ये है, सबसे पहले ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इवेंट ए जो है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इवेंट ए के अंदर क्या आ रहा है, इवेंट बी के अंदर क्या आ रहा है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आया आपके पास प्रोबेबिलिटी का एग्जाम में, सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस निकालना है। क्या करना है, सैंपल स्पेस। आप सारे बच्चे 11th क्लास में जानते थे, सैंपल स्पेस को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ।
और सैंपल स्पेस क्या आएगा मेरे बच्चों, हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो कहानी क्या चल रही है, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों की कहानी कैसे हो सकती है, बड़ा वाला भी लड़का और छोटा वाला भी लड़का। पहली कंडीशन तो ये, बड़ा वाला लड़का छोटी वाली लड़की, या फिर बड़ी वाली लड़की छोटा वाला लड़का, या फिर कहानी ये भी तो हो सकती है दोनों ही लड़कियां भी तो हो सकती है, बड़ी वाली भी लड़की छोटी वाली भी लड़की। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। सबसे पहले तो मैंने ये बात करी कि सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा सबसे पहले ये। अब हम बोलेंगे कि भैया इवेंट ए में क्या आएगा, इवेंट बी में क्या आएगा। इवेंट ए क्या कह रहा है, ए बोल रहा है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों ही बच्चे लड़के होने चाहिए। ठीक है साहब, इसका मतलब सिर्फ उसके अंदर यही फेवरेबल आउटकम है, बॉय बॉय, ये फेवरेबल आउटकम है ओनली किसका, इवेंट ए का। इवेंट बी क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। कम से कम एक लड़का का मतलब बड़ा लड़का भी हो सकता है, छोटा वाला भी लड़का हो सकता है, या फिर बड़े छोटे दोनों लड़के भी हो सकते हैं। तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सिर्फ वो नहीं आएगा क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय मतलब कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। तो वो चीज तो होनी चाहिए ना, तो वो चीज तो होनी चाहिए। तो क्या, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, ये इवेंट बी के अंदर आ गया। अब बच्चों ए पता लग गया, बी पता लग गया। ए पता है आपको, आपको बी पता है। सबसे पहले आप वहां पे देखिए कि आपको ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए कि ए और बी में क्या कॉमन है। तो मुझे ए पता है, मुझे बी पता है, मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकता हूं। वो क्या है बच्चों, बॉय बॉय, ए इंटरसेक्शन बी। इवेंट ए और इवेंट बी में क्या कॉमन है, वो है बच्चों बॉय बॉय वाली कहानी, और वो सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम है। तो उसका फेवरेबल आउटकम मैंने निकाल दिया, ए इंटरसेक्शन बी का। ए के फेवरेबल आउटकम पता लग गए, बी के फेवरेबल आउटकम पता लग गए, और दोनों के कॉमन आउटकम आपको पता लग गए। अब बच्चों देखिएगा, फॉर्मूला सीधा सीधा हमारे पास ये रहा आपके सामने, और कहानी क्या चल रही है कि हमें ये निकालना है। तो हमें क्या पता है, पहले ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और फिर बी की प्रोबेबिलिटी, और फिर दोनों को डिवाइड कर देना है। तो अब देखना आप कितना मजा आने वाला आपको, देखिएगा। जो कंडीशन थी वो कंडीशन आपके सामने सारी लिख दी जिसकी जरूरत थी। तो सबसे पहले अगर मुझे ये निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो मैं क्या करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। ये रहा बेटा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितना एलिमेंट है, 1, और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, सैंपल स्पेस में 4 है। तो सबसे पहले तो 1 मिनट के लिए पहले ये लिख देते, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल, फॉर्मूला तो वही रहेगा पूरी जिंदगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या है, ए की फेवरेबल है 1, और अपॉन में टोटल, टोटल कितना है 4, 1 2 3 4, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। उसके बाद वहां पे किससे मतलब है बच्चों, पीबी से मतलब है। पीबी का मतलब बी के होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब बी में कितने फेवरेबल आउटकम है, 1 2 3, और टोटल कितना है 4। तो आंसर कितना आ गया, 3/4। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है a गिवन b। इसका मतलब मुझे इसको इससे क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो डायरेक्ट आपके सामने आंसर लिख रहा हूं। आंसर क्या आएगा बेटा, 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4। 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों, 1/3। ये हो गई कहानी खत्म। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये आ गया बच्चों आपके सामने आंसर, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं आपके लिए, फटाफट यहीं पे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ही क्वेश्चन लिया, एक और मैं आपके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको पता लगेगा इवेंट ए और बी का डिसाइड मैं कैसे करता हूं। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। 10 कार्ड है जिन पे 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं। कार्ड्स है मेरे पास, 10 कार्ड्स आर नंबर्ड। ये वो प्लेइंग कार्ड नहीं है, ताश के पत्ते नहीं है, नॉर्मल कार्ड्स है जिन पे मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं 1 to 10, ठीक है। और हम बोल रहे हैं मिक्स्ड अप थ्रूली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। क्या पता है, इफ इट इज नोन दैट। अब देखो ये चीज पता है, इफ इट इज नोन दैट मतलब ये चीज पता है, तो जो चीज पता होती है उस इवेंट को मैं बी मानता हूं, ये हमेशा याद रखना। इफ इट इज नॉन दैट, क्या पता है, if it is known that the number on the drawn card is more than 3, the number on the drawn card is
मोर देन 3। ये पता है इफ इट इज नॉन दैट, क्या पता है, द नंबर ऑन द ड्रोन कार्ड, जो भी पत्ता मैं निकाल रहा हूँ ना उस पे नंबर 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा तो ये भी पता लग गया यार, 4 5 6 7 8 9 10 में से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपसे क्या बोला, जो चीज पता होती है ना उस इवेंट को मैं क्या मानता हूँ, बी मानता हूँ, तो मैं उसको बी मानूंगा, और जो निकालना है ना जिसके बारे में बात चलती है उसको मैं इवेंट ए मानता हूँ। तो देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। इसलिए आपका भाई दो अलग अलग लाइन में लिखता है इसको, व्हाट इज द probability that it is an even number, it is an even number। आप उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो भी कार्ड आप निकाल रहे हैं वो इवन नंबर लिखा होना चाहिए उस पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट को मैं क्या बोलता हूं, ए, और जो दे रखा होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, बी। तो अब सुनना फटाफट मेरी बात। तो ए के फेवरेबल आउटकम मेरे पास यहाँ पे आने वाले, ए के अंदर, इवेंट ए के अंदर क्या क्या आएगा बच्चों मेरे पास, इवेंट ए के अंदर आएगा भाई मुझे क्या चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या हो गया बच्चों, इवन नंबर का मतलब हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। ये मेरा इवेंट ए है, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि भैया जो इवेंट बी है, इफ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन दैट, इफ इट इज नॉन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, जो मैं कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं उस पे मेरे बच्चों नंबर क्या है, मोर देन 3। तो मोर देन 3 का मतलब क्या होगा बच्चों, 4 5 6 7 8 9 10। ये कहानी हो गई इवेंट बी की, जो गिवन है वो इवेंट बी है, जो फाइंड करना है वो इवेंट ए है। ए पता लग गया, बी पता लग गया। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या सिखाया था, ए और बी तो पता लग गया, चलो अच्छी बात है। सैंपल स्पेस, सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात करें, यहाँ का सैंपल स्पेस बहुत आसान है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं, तो ऐसे करके मैंने ये डायरेक्टली आपके लिए लिख दिया, 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं सैंपल स्पेस में, ठीक है। ए पता है, बी पता है, एस पता है। अब कहानी ये कि निकालना क्या है, ए निकालना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको ए निकालना है कब, जब बी गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, सबसे पहले ये कहानी निकालनी पड़ेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन आएगा आपके पास, आप जानते हैं इवन की बात चल रही है और मोर देन 4 है, तो 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है। अब अगर मान लो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं बच्चों, तो मैं कैसे निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितने फेवरेबल है इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 फेवरेबल है, टोटल कितना है बेटा 10, 4/10 इसका आंसर है। बी की प्रोबेबिलिटी यहीं पे इसके सामने छाप देते हैं। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, बी के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है, और मुझे पता है कि टोटल कितना है 10, तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 7/10। इंटरसेक्शन की है 4/10 और बी की है 7/10, 4/10 को 7/10 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया मेरे बच्चों 4/10 डिवाइडेड बाय 7/10, 10 से 10 की जिंदगी खराब, आंसर आ गया 4/7। मजे ही मजे, मैंने कहा था ना आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मजा दिला देंगे आपको, ये होगा बेटा मजे ही मजे, आंसर ही आ गया, खत्म कहानी। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने इसलिए 2 क्वेश्चन लिए ताकि क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाए, आपको मजा आ जाए कि यार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चीज बड़ी आसान है, ठीक है। अब आ जाइए आप अगली कहानी। अगली कहानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बहुत सिंपल। उसको पता है मैं आपको ना क्वेश्चन के थ्रू करके दिखाऊंगा। उसको बहुत सारे बच्चे क्या फॉर्मूले रटने की कोशिश करते, करने ही नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा मैं आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस है, किसी एक चीज के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी और एक ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, कोई कंडीशन दे रखी थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा, 2-3 टास्क एक साथ परफॉर्म करने होंगे। आप बच्चे अगर याद करें तो क्लास 11th में आपके पास चैप्टर आया करता था बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। वहां पे पता है मैं आप लोगों को एक बात सिखाया करता था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब काम आता था, जब आपको बेटा कुछ टास्क दे रखे हो और आपको पूरा काम कब खत्म हो, जब आप सारे टास्क पूरे कर लो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ठीक है। उससे रिलेटेड बात है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं एक साथ 2-3 चीजों के बारे में बात करूंगा, क्वेश्चन देखना सुनना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपका भाई कैसे लगाएगा आप सुनना, क्योंकि वन शॉट के हिसाब से मैंने कहानी वही रखी है, एन अर्न कंटेन, या फिर आप एन अर्न कंटेन्स
मतलब वही बात चल रही है यार, एक थैले के अंदर एक बैग के अंदर कुछ बोल बोल लेके आऊँ और कुछ भी नहीं है। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक, 10 तो ब्लैक है, एंड 5 वाइट बॉल्स। एक थैले में मेरे भाइयों 10 तो ब्लैक बॉल है, काली बॉल है, और 5 क्या है बेटा, व्हाइट बॉल है। अब देखिए कहानी कैसे कैसे आपको मजा आएगा कि यार ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के विषय में। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल एक साथ निकाल रहा हूं। 2 balls are drawn. 2 balls are drawn from the urn one after the other. 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में बहुत फर्क होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक बार अगर कोई बॉल निकाल लेना तो अब उसको वापस बैग में नहीं डालना। अगर कभी ऐसा आ जाए विद रिप्लेसमेंट तो उस फर्क समझना मेरी बात को। विद रिप्लेसमेंट अगर आपने कोई बॉल निकाल ली तो उसको वापस आपको बैग में डालना है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब मेरी आंखों पे किसी ने पट्टी बांध दी, मैं यूं कर रहा हूँ, मैंने बैग में से बॉल निकाल ली और मेरे हाथ में किसी ने कुछ पकड़ा दिया, जो भी पकड़ा मुझे नहीं पता क्या है मेरे हाथ में, वो रेड आया, ब्लैक आया, व्हाइट आया, क्या है आई डोंट नो, ठीक है। तो मैंने आंखों में पट्टी बांध ली, मेरे भाइयों वो थैले में से बॉल निकाल रहा हूँ, ये बॉल निकाल ली मैंने। अब वो बॉल निकाल ली ना तो वो मुझे वापस बैग में नहीं डालनी, इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। और विद रिप्लेसमेंट होता तो मैं उस बॉल को वापस मेरे थैले में डाल देता। आ जाइए, विदाउट रिप्लेसमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, सुनना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट both drawn balls are black, both drawn balls are black। आपको ये बताना है कि आपने 2 बॉल जो निकाली ना वो दोनों बॉलें काली बॉल होनी चाहिए। देखिए आपने 2 बॉल शुरू में आ रहा है, 2 balls are drawn विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का तो जो बाहर निकाल लिया आप वो अंदर नहीं डालना। तो बताओ कि वो दोनों बॉल जो है वो ब्लैक ही होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, देखना। 2 बॉल निकालनी है ना, मतलब मुझे एक निकालनी है, फिर वापस मुझे दूसरा टास्क कौन सा परफॉर्म करना है, एक और बॉल निकालनी है। ये इसलिए यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम काम आएगी। पिछली बार ऐसा था क्या, नहीं था ना। पिछली बार क्या था, आपसे कहा जा रहा था कि बेटा आप एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और कम से कम वहाँ पे क्या है कि एक बच्चा तो फैमिली में है ही सही, बताओ आप वहाँ पे कि वो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। और आपको पता ही था कि कम से कम एक बच्चा तो वहाँ है ही सही। तो वहाँ पे कोई कंडीशन गिवन होती थी। अभी अपन ने जो 2 एग्जाम्पल पिछली बार सॉल्व किया उसमें क्या था, कोई कंडीशन गिवन होती थी। जैसे पत्तों में अपन ने क्या देखा था कि 3 से ऊपर पत्ता आ रहा है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें इवन चाहिए। तो कंडीशन थी ना। यहाँ पे कहानी एकदम डिफरेंट। 2 बॉल निकालनी है भैया, 2 बॉल निकालेंगे। कब होगा टास्क पूरा, जब पहली निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय फिर दूसरी निकालेंगे। तो आ जाओ, देखिए एक तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे पहली बॉल, ठीक है, ब्लैक बॉल, हमने बोला B1, दूसरी बॉल B2। हम बोल रहे हैं कि बेटा सबसे पहले ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नॉर्मली क्या करते हैं, वही सवाल है जो हम पहले करते थे 8, 9, 10 में। हमने क्या देखा यहाँ पे, टोटल कितनी बॉल है, 10 और 5 15, टोटल कितनी मेरे भाइयों, टोटल 15 है। अब सुनिएगा, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल है 10। तो आप क्या बोलेंगे कि भैया कोई भी अगर बॉल चाहिए, ब्लैक बॉल अगर मुझे चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी क्या, 10/15। ये आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ब्लैक बॉल 10 है, टोटल कितनी है 15। अब आपको मजा आने वाला है, क्योंकि अब आप ये काम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लो आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, इस दूसरी बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बॉल कैसे आ सकती है, सुनना आप मेरी बात सुनना। एक बॉल तो बाहर निकल चुकी है, तो 15 में से एक बॉल तो क्या हो गई, कम। तो टोटल तो बॉल कितनी रहेगी मेरे भाइयों, 14। और वो बॉल अगर आप ब्लैक निकाल चुके हैं तो यहाँ से ब्लैक बॉलों में से एक बॉल और कम हो चुकी है, तो यहाँ पे बॉलें कितनी रह जाएगी, 9। तो आपके पास उस बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी मेरे भाइयों, 9/14। बात को समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यही तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आने वाला है। अभी पहले आपने पहली बॉल निकाली, सपोज वो ब्लैक आ गई, तो क्या था, पहले ब्लैक बॉल कितनी थी, 10, और टोटल कितनी थी, 15, 10/15। अब क्या हो गया, आपने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, जो निकाल दिया उसको बाहर फेंक दो, अब उसको अंदर नहीं डालना। एक बॉल कम हो गई ना, एक बॉल कम हो गई, तो बॉल कितनी रह गई, ओनली 14। और वो कम कौन सी हुई, ब्लैक वाली। तो ब्लैक बॉल कितनी रह गई, 9। तो अब आंसर कितना आएगा, 9/14। और अब ये टास्क पूरा करना है ना, ये दोनों काम एक साथ करने देना, तो इन दोनों को मेरे भाइयों मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। 10/15 मल्टीप्लाई बाय 9/14।
14। ये हो गया मेरे दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर लीजिए बहुत आसानी से। 5 से कट जाएगा हमारा, 3 से कट जाएगा हमारा 9 3 बार, 3 से कट जाएगा हमारा 15 5 बार, ठीक है। फिर हमारे 5 से हमारा 10 कट जाएगा मेरे दोस्तों 2 बार, और 10 से 2 से हमारा 14 कट जाएगा मेरे भाइयों 7 बार। आंसर आ जाएगा 3/7। कहानी खत्म, सत श्री अकाल। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट और समझ में आए। मजा दिला दूंगा बेटा मैं आपको, आप खुद भी कह देंगे कि हाँ सर सारी चीजें क्लियर हो रही है एकदम बिल्कुल। और वीडियो देखने के बाद बेटा कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। ये वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना, ये जरूर बताना कि हाँ सर मजे आए कि नहीं आए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ सवाल को। 3 कार्ड्स, अभी जो कार्ड्स की बात चल रही है ना, ये ताश के पत्तों की बात चल रही है। आपकी बार ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले से ही बता रहा हूँ। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली, मतलब एक के बाद एक, पहले एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला। ऐसा नहीं कि एक साथ 3 निकाले, पहले एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला। कहा जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। वही हमारी कहानी हो गई, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब अगर एक निकाल लिया तब उसको फेंक दो, फिर दूसरा निकाल लिया उसको भी फेंक दो, तीसरा निकाल लिया उसको भी फेंक दो। विदाउट रिप्लेसमेंट 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है साहब। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड। आप जानते हैं टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। प्लेइंग कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। प्रोबेबिलिटी निकालिए फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। पहले 2 पत्ते किंग, मतलब ये पहला जो निकाला वो भी किंग होना चाहिए, अगला जो निकाला वो भी किंग होना चाहिए। फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड इज एन एस। एंड थर्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, थर्ड कार्ड इज एन एस। तीसरा पत्ता एस होना चाहिए। 1 सेकंड में खत्म कर दूंगा सवाल को, फटाफट देखिएगा। 3 कार्ड निकालना है, ठीक है। पहला कार्ड निकालना है वो भी किंग होना चाहिए, दूसरा कार्ड निकालना है वो भी किंग होना चाहिए, तीसरा कार्ड निकालना है बच्चों वो एस होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने ये कहानी करी। प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम का सवाल सबसे जल्दी होता है। तो देखिए सबसे पहले पहला पत्ता क्या होना चाहिए मेरे बच्चों। अब देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा सवाल चल रहा है कि 3 पत्ते निकालने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं, और आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड इज एन एस, इनके होने की। ऐसा नहीं कि कुछ हो चुका और किसी और के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, सीधा कहा जा रहा है कि भैया ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कौन से मतलब लगातार कुछ इवेंट परफॉर्म होते हैं तो हम इस तरीके की कहानी करते हैं। फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, अगर पहला पत्ता किंग है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। किंग कितने होते हैं मेरे भाइयों, किंग होते हैं 4 आउट ऑफ 52। तो पहला पत्ता अगर किंग है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, 4/52। अब आप उसको निकाल चुके हैं तो उसको तो साइड में फेंक दिया आपने। अब किंग जो है मेरे बच्चों वो क्या रह गए, कम, ठीक है। एक कम हो गया तो अब आपसे कहा जाएगा कि अगला पत्ता किंग होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप क्या कहेंगे, अब हमारे पास किंग रह गए सिर्फ 3 और पत्ते रह गए कितने, 51, क्योंकि पहले 52 थे अब रह गए 51। चलो साहब अब क्या निकालना है बच्चों, अब आपको एस निकालना है। तो एस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, किंग हुए थे ना कम, इसलिए 4 की जगह 3 रह गया था। एस तो अभी भी कितने 4 ही है। और कहानी में अंतर यहाँ आने वाला है, 2 पत्ते आप बाहर फेंक चुके हो ना, तो पत्ते कितने बचे, ओनली 50। तो 4/50। और अब इन सबको क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या करने वाले हैं, 4/52 मल्टीप्लाई बाय 3/51 मल्टीप्लाई बाय 4/50। और ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन खत्म। अब आप क्या करेंगे, जैसे चाहें वैसे कट करिए मेरे भाइयों। जैसे मैंने बोला कि 4 से हमारा 52 कट हो गया 13 बार, क्योंकि 13 4 जा 52 होता है। और 3 से हमारा 51 कट हो गया 17 बार, क्योंकि 17 3 जा 51 होता है। उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, 2 से काट दीजिए 4 को 2 बार और 50 को काट दीजिए 25 बार। उसके बाद कुछ कट सकता है, कुछ भी नहीं कट सकता। तो मेरे दोस्तों न्यूमरेटर में तो आपका आंसर आएगा 2 और डिनोमिनेटर में आपका आंसर आ जाएगा 13 × 17 ×
25। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा मेरे बच्चों। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास जो आंसर आएगा वो बता देता हूं मैं अभी से ही आपको। वो आएगा मेरे बच्चों 5525, 2/5525। ये हो गई हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को बात समझ में आई होगी। ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। वो भी बहुत आसान कहानी है इंडिपेंडेंट इवेंट वाली, फटाफट से समझा दूंगा आपको। देखिएगा, अब अपना अगला जो टॉपिक आया यहाँ पे वो है हमें चेक करना होगा कि कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। कोई भी इवेंट जो है वो मेरे बच्चों को इंडिपेंडेंट है या नहीं है। कोई भी इवेंट जो हमको दे रखा है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, मतलब हमें तो ये चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो किसी भी इवेंट को आपको इंडिपेंडेंट अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, हम आपको दो इवेंट देंगे, एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी। एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि इन दोनों के इंटरसेक्शन की probability of a intersection B, if probability of a intersection B equal to PA into PB, then the event given are independent। भाई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो के बीच में बात चलेगी, तो कोई भी दो इवेंट ए और बी वो दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा, इस कॉन्सेप्ट से। अगर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, देन द गिवन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो इवेंट क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, हो गई हमारी कहानी खत्म। कैसे, क्वेश्चन पे देख के आपको बताता हूँ कैसा क्वेश्चन है, कहाँ जा रहा है मुझसे। यहाँ पे देखिएगा, A dice is thrown if E is the event। एक डाई को फेंका और एक इवेंट है E, एक इवेंट है E। क्या कर रहा हूं, डाइस को थ्रो कर रहा हूं। तो आप जानते हैं डाइस को थ्रो करने पे जो सैंपल स्पेस होता है वो हर बच्चे को पता है। डाइस को थ्रो करने पे सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि डाइस को थ्रो करने पे एक इवेंट है E, वो है द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। The number appearing is a multiple of 3। तो मैं निकाल सकता हूं कि E के अंदर क्या आएगा। E जो है उसके अंदर मेरे पास क्या है बेटा, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। दो फेवरेबल आउटकम आएंगे, एक तो E 3 आएगा और एक 6 आएगा। तो E के अंदर कहानी पता लग गई, 3 आएगा और 6 आएगा। आगे कहा जा रहा है एंड F इज द इवेंट। अगला इवेंट है F और वो क्या बोल रहा है, द नंबर अपीयरिंग इज इवन। द नंबर appearing is even। this time I am giving you the another condition, the number appearing is even। तो दो इवेंट है, जैसे मैं A और B बात करता था, अब मैं यहाँ पे E और F दो इवेंट लेके आया। कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंट को कुछ भी बोलो, A और B बोलो, चाहे B और C बोलो, चाहे E और F बोलो। अभी तक हम बात कर रहे हैं A और B, हम वही कहानी यहाँ पे भी चलाएंगे। अब की बार बोला कि इवेंट E है और दूसरा इवेंट F है। E पता लग गया, द नंबर अपीयरिंग इज इवन। तो F के अंदर क्या आएगा बच्चों, F के अंदर कहानी आएगी, इवन क्या होता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम E इंटरसेक्शन F, क्योंकि जैसे वहां पे A इंटरसेक्शन B निकालना था, यहाँ पे E इंटरसेक्शन F निकालो। सबसे पहले क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एक चीज कॉमन है और वो क्या है, 6 ओनली। E इंटरसेक्शन F में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन आया और वो क्या है, 6। तो सबसे पहले तो हम इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, क्योंकि पहले तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकलती है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। कितना है फेवरेबल इसके अंदर, 1 और आउट ऑफ 6। तो E इंटरसेक्शन F कितना आ गया मेरे बच्चों, 1/6। उसके बाद क्या निकालना है बेटा, PA इंटू PB, मतलब E के भी प्रोबेबिलिटी और F की भी प्रोबेबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो E के होने की प्रोबेबिलिटी, E के अंदर कितने एलिमेंट है बेटा, 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/6, ठीक है। उसके बाद आ जाइए F के होने की प्रोबेबिलिटी, F के अंदर कितने एलिमेंट है, F के अंदर 3 एलिमेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/6। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा कितना आना चाहिए बेटा, 1/6, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी चीज पे ध्यान दीजिएगा आप, हमारे पास ये लिखा हुआ, यहाँ पे A और B की जगह हमको क्या करना है, E और F करना है। E
इंटरसेक्शन एफ, और यहाँ पे ए की जगह ई और बी की जगह क्या करना है बेटा, एफ करना है, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर कितना है 1/6। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में भी 1/6 आ जाए तो देखिए इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 2/6। उसका आंसर कितना है बच्चों, उसका आंसर है 3/6, ठीक है। अब मैंने देखा जैसे मैं ये कहानी कर रहा हूँ बेटा, ऊपर कितना आ गया 3 × 2 6 और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में 36। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 6/36 और 6 से कट करेंगे तो आंसर कितना आ गया, ये एक बार कट हो गया, ये 6 बार कट हो गया, आंसर कितना आ गया बेटा 1/6। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का आंसर कितना आ गया 1/6 और इनके इंटरसेक्शन का आंसर भी कितना था 1/6। इसका मतलब पता लग गया कि ये दोनों इवेंट क्या है मेरे बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये कहानी चलेगी आपके पास, सीधी सीधी कहानी चलेगी कि कभी भी आपको चेक करना है कि गिवन इवेंट आपके इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो ये लॉजिक चेक कर लो, मजा आ जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पूरे चैप्टर का जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है हमारा बेटा बेस थ्योरम। 4 नंबर का क्वेश्चन बेस थ्योरम पे आएगा। इन तीनों कॉन्सेप्ट पे मिला के 4 नंबर का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी हमारा 8 मार्क्स का चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेला चैप्टर ही कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का, और है भी आसान। तो 3 टॉपिक जो हम कवर कर चुके हैं वो मिला के आपके पास 4-5 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद आपके पास अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन 4 नंबर का आता है मिनिमम। अब बेस थ्योरम पे आ जाओ। देखिए अब बात करेंगे मेरे भाइयों बेस थ्योरम के बारे में। अब बेस थ्योरम पे क्या बहुत मजा आता है यार, पता है बेस थ्योरम इतनी आसान है लेकिन कई सारे बच्चे इसको क्या मन में सब पाल के बैठ जाते हैं, उनके दिमाग में अजीब सा लॉजिक कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता। बेस थ्योरम एकदम जस्ट कन्वर्स बात करता है। पता है क्या करता है, जैसे मेरी बात सुनिए, ये मेरा पहला बेग है, ठीक है, ये मेरा दूसरा बेग है। इसके अंदर बेटा कुछ तो ब्लैक बॉल है, कुछ रेड बॉल है। सेम कहानी, इसके अंदर कुछ तो ब्लैक बॉल है, कुछ रेड बॉल है। अब मेरे पास 2 बेग है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मैंने रेड बॉल निकाली। मैंने आपसे क्या बोला कि बेटा मैं एक रेड बॉल या मैं 2 रेड बॉल निकाल चुका हूं या मैं एक रेड बॉल निकाल चुका हूं। बताओ मैंने रेड बॉल कौन से बेग में से निकाली। उल्टा हो गया। मैं आपसे पहले क्या कहता था कि ये हमारे पास 2 बेग है और इन बेग में से मुझे क्या करनी है, मुझे बेटा जैसे या तो एक बेग दूंगा या 2 बेग दूंगा और मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने बेटा क्या किया, इस एक बेग के अंदर से 2 रेड बॉल निकाली, या मैंने क्या किया बेटा इस एक बेग के अंदर से 5 रेड बॉल निकाली, ऐसा कुछ किया। अब की बार मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि बेग तो है मेरे पास 2 और एक रेड बॉल में क्या कह रहा हूँ कि मैं निकाल चुका हूँ। बताओ ये रेड बॉल मैंने कौन से बेग में से निकाली। उल्टी कहानी। पहले क्या कहता था कि मैं रेड बॉल निकाल रहा हूँ, ठीक है, 2 रेड बॉल्स आर ड्रॉन, 3 रेड बॉल्स आर ड्रॉन, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। आज क्या कह रहा हूँ कि रेड बॉल तो है मेरे पास, अब उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बेग 2, कि ये दूसरे बेग से निकाली गई हो या फिर ये रेड बॉल पहले बेग से निकाली गई हो। ऐसे वाले अगर आपके पास सवाल आएंगे ना जो उल्टी कहानी लेके आएंगे, ये बेस थ्योरम के क्वेश्चन है, तो पहले तो आप लोगों को ये समझ में आना कंपलसरी है कि क्वेश्चन जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है। इंडिपेंडेंट वाला तो आपको ये दिख जाएगा कि चेक करके बताओ कि गिवन इवेंट आर इंडिपेंडेंट और नॉट, या फिर वो बेस थ्योरम का। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, अलग से चलता है एकदम। आपसे कहा जाएगा कि ये रेड बॉल आप निकाल चुके हो, बताओ कि ये रेड बॉल आपने कौन से बेग से निकाली थी। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बेग फर्स्ट, या फिर दैट दिस रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बेग सेकंड। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मतलब वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और इतना आसान है, देखना आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा अब मैं इसी तरीके का एग्जांपल लेके आऊंगा और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही बेस थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा कि बेस थ्योरम का एक सीधा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी कितना आसान है। आप कहेंगे क्या तो यूं याद हो गया सर फॉर्मूला, तो देखिएगा इसी लॉजिक पे बात करूंगा क्योंकि ये लॉजिक सबसे बेस्ट है बेस थ्योरम को समझने के लिए। बेटा देखिएगा क्वेश्चन है मेरे पास, कहानी है, मेरे पास 2 बेग है बेटा, बेग 1 और बेग 2। 2 बेग है मेरे बच्चे, एक तो बेग 1 और एक बेग 2, ठीक है साहब। तो 2 बेग है बेटा, एक तो बेग 1 है और एक बेग 2 है। हमसे कहा जा रहा है बेग 1 कंटेन 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। इसके अंदर क्या है, 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल। पहले बेग में 3 तो रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। बेग 2 कंटेन्स 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल्स। देखिएगा
दो बेग है, पहले बेग के अंदर ये कंडीशन, दूसरे बेग के अंदर ये कंडीशन, हो सकता है बिल्कुल। कहा जा रहा है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बेग, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बेग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। देखिए एक बॉल निकाली गई है, अब वो वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बेग्स, मतलब एक बॉल निकाली, अब वो मैंने इसमें से निकाली कि उसमें से निकाली, ये मैं आपको नहीं बता रहा। मैंने आपसे क्या बोला कि भैया दो बेग है और उन दोनों बेग में से किसी एक बेग में से मैंने रेड बॉल निकाल ली। क्या निकाली? रेड बॉल। अब आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। मैंने रेड बॉल निकाल ली, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बेग 2। आगे ना मजा, सेम कहानी। उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये बेग 2 से निकाली गई हो। अब आप सुनना, आपको मजा आ जाएंगी जिंदगी के, जैसा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिएगा, मैं आपको पहले लॉजिक समझाऊंगा और फिर आपको फॉर्मूला कैसे तैयार होगा देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप उन बातों को समझना कि जो चीज निकालनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात चल रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल के बारे में बात चल रही है। देखिए इट इज फाउंड टू बी रेड, हमारे पास जो है वो बॉल क्या है? रेड। तो इसको तो बोलेंगे इवेंट ए। ऐसे इस तरीके से काम करते हैं। इवेंट ए, ड्रॉन बॉल इज रेड। सबसे पहले भाई ए क्या माना मैंने यहाँ पे, तो मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगा अभी यहाँ पे। ए क्या है? ड्रॉन बॉल इज रेड, मतलब जिसके बारे में बात चल रही है ना, अगर यहाँ पे रेड की जगह ब्लैक होता तो मैं यहाँ पे इवेंट ए वो लेके आता। मतलब मैं सबसे पहले इवेंट ए के बारे में बताऊंगा, इवेंट ए क्या होता है, फिर अब मैं आपको बताने वाला हूँ इवन। इवन क्या है बेटा? इवन का मतलब है सिलेक्शन ऑफ बेग 1, क्योंकि यहाँ 2 चीजें हैं ना मेरे पास। वो रेड बॉल मुझे या तो यहाँ से मिल सकती है या वो रेड बॉल मुझे यहाँ से मिल सकती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास। इवन सिलेक्शन ऑफ बेग 1, उसके बाद E2 का मतलब है सिलेक्शन ऑफ बेग 2। ये 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए, E1, E2 और A। E1 क्या होगा? पहले बेग का सिलेक्शन, E2 दूसरे बेग का सिलेक्शन, ठीक है। A क्या है? जिसके बारे में बात चल रही है, क्या कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ड्रॉन बॉल है वो क्या है? रेड है। तो इवेंट ए हो गया ड्रॉन बॉल इज अ रेड बॉल। E1 सिलेक्शन ऑफ बेग 1, E2 सिलेक्शन ऑफ बेग 2। अब आपको मजा आएगा। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि जो हमारी जो रेड बॉल है ना वो कहाँ से होनी चाहिए? बेग 2 से होनी चाहिए। ऐसी खतरनाक बात बताऊंगा, दिमाग चौक कर दूंगा। जो रेड बॉल है वो बेग 2 से होनी चाहिए। उल्टी चल रही है कहानी। तो भैया क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी? हमें ये दे रखा है कि हमारे पास जो ड्रोन बॉल है वो, मतलब ये तो पता है कि हमारे पास जो बॉल है वो क्या है? रेड है। अब वो कहाँ से आनी चाहिए? दूसरे बेग से। तो दूसरे बेग के इवेंट को अपने क्या बोला? E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A। E2 के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब दूसरे बेग से आने की प्रोबेबिलिटी निकालो जब आपको पता है कि बॉल कैसी है? रेड है। तो इंडिकेशन ये निकालना है। आया समझ में? अगर यहाँ पे फर्स्ट बेग होता, फर्स्ट बेग से आने की, तो यहाँ पे क्या आ जाता? E1 बाय A। सिंपल है कहानी। सेकंड से पूछा जा रहा है तो E2 बाय A। अब देखिए इसका आंसर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताऊंगा। ये निकालना है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले E2 के निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फॉर्मूला सुनना। ये निकालना है ना, E2 के निकालने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय क्या? A के होने की प्रोबेबिलिटी। और कब? जब E2 हो चुका है। अब उल्टा चलेगा। पहले E2 के होने की प्रोबेबिलिटी, और जब E2 हो चुका है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी, A बाय E2 और डिवाइडेड बाय, अब सेम कहानी में E1 कर दो। E1 के होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अब E1 हो चुका है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी, E1 हो चुका है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस सेम पिक्चर वापस यहाँ पे लिख दो। रटना ही नहीं है, ये आप मेरा फॉर्मेट याद रखो। किसके बारे में बात चल रही है? कि ये रेड बॉल कहाँ से निकाली हो? दूसरे बेग से। तो रेड बॉल दूसरे बेग से निकाली हो तो पहले तो अपन क्या लिखेंगे? E2 के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अब E2 हो चुका है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी, डिवाइडेड बाय, ये जो सेम कहानी है ये अब पहले बेग के साथ लिख दो ऐसी कैसी। E1 के होने की प्रोबेबिलिटी, E1 हो चुका है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी, और प्लस लगा के सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे छाप दो। क्या? E2 के होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अब E2 हो चुका है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी। और बेटा अब आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आने वाला है। देखना कितना मजेदार तरीके से काम होने वाला है, आप देखिएगा यहाँ।
आपको सारी चीजें मैं यहाँ पे मेंशन करके देता हूँ। देखिएगा E2 के होने की प्रोबेबिलिटी, E2 क्या है बेटा, E2 का मतलब है दूसरे बेग का सिलेक्शन, E1 का मतलब पहले बेग का सिलेक्शन। दोनों दो चीजें, दो में से कोई एक आंसर 1/2, सीधी सीधी सी बात है। इसका सिलेक्शन करो चाहे उसका सिलेक्शन करो तो हमें एक चीज तो पता लग गई, चाहे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बोले चाहे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बोले, आंसर कितना आएगा 1/2, क्योंकि दो ही तो बेग है, दो में से कोई एक सेलेक्ट करना है, फेवरेबल अपॉन टोटल 1/2। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, उसके बाद आपको बात करनी है किसकी, ए के होने की प्रोबेबिलिटी। ए के होने की प्रोबेबिलिटी कब, जब E1 से सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या निकालनी है बेटा, रेड बॉल निकालनी कहाँ से, पहले बेग से, ये इसका मतलब होता है। तो बेटा पहला बेग जो है उसके अंदर रेड बॉल कितनी है, उसके अंदर रेड बॉल है मेरे भाइयों 3, तो आप लिखेंगे 3 और आउट ऑफ कितना 4 + 3 7, ये आ गया इसका आंसर 3/7। बहुत सिंपल चीजें है। ये क्या है, रेड बॉल निकालो कहाँ से, दूसरे बेग से। ये मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला निकाला बच्चों, ये मैंने अभी ये वाला निकाला। अब अपन बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कब, दूसरे बेग से। PA when E2 is already performed, PA E2 is given। इसके लिए क्या करेंगे, दूसरे बेग से रेड बॉल निकाल रहे हैं। दूसरा बेग का है बेटा ये रहा, इस पे रेड बॉल कितनी है 5 और टोटल कितनी है 5 + 6 11, तो इसका आंसर कितना आएगा 5/11। ये दो चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और ये हमारी वही 7th 8th क्लास की बातें हैं। कैसे, रेड बॉल, बेटा रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी क्या कहेगा सर रेड बॉल कितनी है, मैं बोलूंगा बेटा 5, कितनी में से 11 में से, तो 5/11, वो आ गया 5/11। यहाँ पे जब पहले बेग से बात कर रहे हैं तो पहले बेग में रेड बॉल कितनी है सर 3, कितने में से सर 7 में से, तो 3/7, तो ये आ गया ना बेटा। ये सारी चीजें पता लग गई, ये 1/2, ये 3/7, ये 5/11। यहाँ पे जाके अपने को आंसर पुट करना है, तो कैसे करेंगे देखना मेरे बच्चों, बहुत सिंपल। PE2 कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए के होने की प्रोबेबिलिटी, जब E2 कहाँ गया, E2 5/11, लिखो भैया यहाँ पे 5/11 डिवाइडेड बाय, ठीक है। उसके बाद E1 के लिए वही 1/2 मल्टीप्लाई बाय A E1 कितना है 3/7, ठीक है, प्लस सेम कहानी वापस रिपीट कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/11। अब बेटा मतलब सिर्फ इस कैलकुलेशन से है, तो मैं ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे आपके लिए एक बार ऊपर की तरफ शो करके दिखा रहा हूँ। देखिएगा अब तो कुछ नहीं बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और सवाल हमारा खत्म होने वाला है। 1/2 इंटू 5/11 बच्चों, तो आपके लिखेंगे ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई 5 अपॉन और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, कितना आ गया 22 डिवाइडेड बाय, नीचे देखिएगा 3 × 1 3 और 7 2 जा कितना आ गया मेरे बच्चों 14, 3/14, फिर ये प्लस लगाया बेटा 5 × 1 5 और 11 × 2 22, ठीक है मेरे दोस्तों। अब कुछ नहीं करना, अब मैं आपको ये फाइनल टास्क देके जा रहा हूँ, क्या कि बेटा सारी कहानी तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है और मैं कमेंट में इसका आंसर आपसे मांग रहा हूँ। मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए कुछ नहीं करना, 5/22 ऊपर है, नीचे ये कहानी है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे उसके बाद आप पूरा आंसर मुझे निकाल के देंगे। तो बेटा मैं कमेंट में आपसे इसका आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ। ये आपका पूरा 1 शॉट कंप्लीट कर दिया मैंने बेटा, सारा मैंने आपको कंटेंट बता दिया है। तो बच्चों आप अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखना, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना और आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी बात का रिप्लाई जरूर करूँगा। तब तक के लिए मेरे दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लेकिन इसका आंसर मैं आपसे कमेंट में एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। बाय बाय मेरे दोस्तों।